अच्छा जी, हमारा जो आखिरी जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर जो हमने इंडिकेटर देखे थे, वो फेवरेट इंडिकेटर थे। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्ड करने के लिए हमें और भी इंडिकेटर्स को देखना, रीड करना, ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के इंडिकेटर मज़ीद रीड करेंगे, ताकि हमें इसमें आसानी हो सके। तो अपने सबसे पहले इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिकेटर के कॉलम में जाएंगे। एक तो हमने पढ़ा था आरएसआई। आरएसआई जब हमने लगाया था तो उससे हमें यह पता चला था कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन कैसे देख सकते हैं और इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। आरएसआई हम 2 दफा मजीद लगा लेते हैं ताकि इसकी जितनी भी सेटिंग्स इस्तेमाल होती हैं पीएसएक्स के अंदर या मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। एक तो हमने देखा था कि जो बाय डिफॉल्ट है उसकी लेंथ जो है वो 14 के ऊपर है। शेडेड एरिया जो है उसका 70 to 30 काम करता है। और अगर हम चाहें इसे मजीद एडवांस करना, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसकी सेटिंग के अंदर हम जाएंगे। मैं यहाँ से अपना मार्कर भी ओपन कर लूं। अब देखें दोस्तों, इसका जो शेडेड एरिया है उसकी जो लोअर लाइन है वो 30 के ऊपर है, यानी कि ये वाली, और अपर जो है वो 70 के ऊपर है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इसको 40 to 60 रखते हैं। उससे क्या होता है 40 to 60 रखने से, कि ये जो 40 से 60 का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं साइडवेज है। यानी कि इस एरिया के अंदर ज्यादातर साइडवेज जो हैं वो इसी एरिया के अंदर बनते हैं, इस 40 to 60 के एरिया के अंदर। वैसे ओके करता हूं। अब देखें 40 to 60 का जो एरिया है ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम अगर गौर करेंगे, इसको चार्ट के साथ मिलाकर देखेंगे, तो हमें पता ये चलेगा कि जितना भी साइडवेज बना है वो इसी एरिया के अंदर बना है। कैसे पता चलेगा, हमने यहाँ इसको बंद किया, इसको हमने ऊपर ले गया, ठीक हो गया। अब देखें ये दोस्तों, ये साइडवेज बना, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूं। ये साइडवेज बना, अगर आप गौर करेंगे तो ये भी 40 to 60 के अंदर बना। उसके बाद अगर आप ये एरिया को थोड़ा सा देखेंगे तो ये भी 40 to 60 के अंदर ही आ रहा है। इसी तरीके से ये एरिया जो बना, ये भी इसी के अंदर आ रहा है, 40 to 60 के अंदर। जितने भी, मतलब कहने का आसान, कहने का मतलब ये है कि ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एक साइडवेज का जोन है। ये पूरा का पूरा साइडवेज का जोन, आप इसको गौर करें, ये भी आपको 40 to 60 मिलेगा। यानी कि जो आरएसआई का जो जो ये हिस्सा है, 40 से 60 वाला हिस्सा, अगर इसमें कोई चीज अटक जाती है या रुक जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो थोड़ा टाइम लगा सकती है। इससे क्या होता है कि इस सेटिंग के अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमने यहाँ ये आरएसआई लगाया हुआ है, इसके मुताबिक क्या होता है, जैसी चीज 40 से ऊपर निकलती है उसको बाय करना है, और अगर वो 60 से ऊपर निकलती है तो उसको और बाय करना है। यानी बाय और फिर से बाय, यानी कि 2 दफा इसके अंदर कॉल जनरेट होती है। एक तो जब ये 40 से ऊपर निकलता है तो उसमें हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जैसे ये 60 से ऊपर निकलता है तो उसके अंदर हम फिर से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ 40 के बना रहे हैं तो वही बात आप अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बाय कर रहे हैं इस जगह के ऊपर, 60 से जब ये ऊपर निकला, तब अगर हम इसे बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी हमने लाजमी लगानी है। बाय डिफॉल्ट तो आपने रीड कर ही लिया था कि जी बाय डिफॉल्ट किस तरह काम करता है और हम उसको कैसे देख सकते हैं। लेकिन ये जो इसकी सेटिंग है, बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी इसको काम में लेते हैं। इसका जो तीसरा तरीका है दोस्तों, इस आरएसआई को इस्तेमाल करने का जो तीसरा तरीका है, आपने एक फॉलो करना है जो भी आपको आसान लगता है, जो आपके जहन को मैच करता है। इसमें ये है एडवांटेज है कि आपको साइडवेज का अंदाजा होता रहता है, क्योंकि जो जो सेंटर पॉइंट है इसका 40 to 60 का, इसके अंदर ही ज्यादातर साइडवेज बनते हैं। डिफॉल्ट आपने समझा था। अब इससे नीचे जो है, बहुत सारे लोग जैसे 14 के ऊपर काम कर रहे हैं, 14 पीरियड के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे क्या है कि वो काम करते करते तेज हो जाते हैं, उनको आदत हो जाती है, तो वो इसको 5 पे भी रख के काम करते हैं। मतलब अगर इसको हम 5 पे रखेंगे तो ये बहुत कमाल का काम करता है। मिसाल के तौर पे ये काफी ज्यादा तेज हो जाता है। ये देखें, इसकी लेंथ के अंदर हमने सिर्फ जाना है और उसकी लेंथ को हमने बस 5 कर देना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा,
वही बात है, आवर से ऊपर का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपने इसे इस्तेमाल करना है। पहले तो कोशिश करें बाय डिफॉल्ट से स्टार्ट लें, उसको थोड़ा सा रीड करें, उसके ऊपर काम करें, अगर ये आपको समझ में आता है बहुत अच्छा है। ये नीचे वाला जो है ना, इसके अंदर नॉइज बहुत है। नॉइज से मुराद क्या है, ये पहाड़ियां बहुत बनाता है, ये एम हो गया, उल्टे वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो इसके अंदर नॉइज बहुत आ जाती है। अगर हम उसकी सेटिंग को शार्प कर देते हैं, वो सिग्नल तो हमें बहुत जल्दी देता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो वीक सिग्नल भी उसके अंदर काफी बार, फेक सिग्नल जिसे आप लोग कहते हैं, वो भी काफी बार जनरेट होते हैं। देखें, ये है कि 5 बहुत जल्दी काम करता है। यहां से देखिए शेडेड एरिया के अंदर एंट्री मारी उसने, अभी तक उसकी प्राइस वही है। तो हमने इसको इन तीनों को रीड करना है, इन तीनों के ऊपर काम करना है, देखना है, समझना है, जो फिर हमारे जहन को मैच करता है हमने उसे फॉलो कर लेना है। अभी हम यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट ही लगे रहने देते हैं। लेकिन तो सबसे पहले आप लोगों के इससे मुतालिक कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिए, ताकि फिर हम दूसरे इंडिकेटर की तरफ बढ़े, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो मैं आप लोगों के माइक ओपन करता हूँ, किसी दोस्त का अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो हम हाजिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई। वालेकुम सलाम। फिदा भाई, इसके अंदर मेरा एक ही सवाल है, ये है कि ये जो सेटिंग आप बता रहे हैं, जैसे 5 वाली आपने बताई या उसकी लेंथ को कम करने वाली बताई, ये डे के लिए बेहतर रहेगी या फिर आवरली बेहतर रहेगी? ये इंट्रा डे के लिए या स्विंग के लिए? मतलब ये एक ही सवाल है, बस 2 तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं जो हूँ पर्सनली मैं इंट्रा डे नहीं करता, तो या तो मैं BTST सीख रहा हूँ बेसिकली आपसे, और या फिर मैं डे की ट्रेडिंग आपसे सीख रहा हूँ। मतलब आज आप लोग आपके अकाउंट में जाएं, अगले दिन भेज दो, ठीक है? तो उसके लिए फिर तो मुझे नॉर्मल वाले को देखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि नीचे वाला जो है वो जैसे आप बता रहे हैं कि प्राइस दोनों की सेम रही, लेकिन उसके अंदर वेव काफी बढ़ गई, ठीक है? और जो दूसरा वाला आप बता रहे हैं वो साइडवेज के लिए ज्यादातर है कि जब मार्केट जो है साइडवेज हो जाए और चैनल बनाए अपना, तो वहां पे बाइंग पोजीशन किस तरीके से बनानी है, ये वहां पे देखा जा सकता है, करेक्ट? तो आप मुझे बताएंगे कि बेहतर कौन सा वाला रहेगा, फिर नॉर्मल वाला रहेगा या फिर ये जो आपने लेटेस्ट आज बताएंगे? जी जी बिल्कुल, देखें, एक तो जो 5 की सेटिंग है वो आवर, डे, वीक, मंथ, इसके ऊपर हम लगाएंगे। खास तौर पे डे, वीक और मंथ, यानी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको हम शार्प करके लगाएंगे। इसके मुताबिक आपको 4 से 5 कैंडलें मिलेंगी, जिसके अंदर आपको 1-2 कैंडलें आपने उसको पकड़नी होगी। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप वीक के ऊपर देख रहे हैं तो वीक की जो कैंडल होती है काफी अच्छी होती है, और काफी, जिसे कहते हैं कि अच्छा काम हो सकता है उसके ऊपर। अगर आपको वीक की 1-2 कैंडलें भी मिल जाती हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट है। वैसे तो जी इत्तेफाक जो है हाँ, वैसे तो इत्तेफाक बाय डिफॉल्ट के ऊपर है, मैं खुद भी बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ। आसान है, सरल है, समझने में आसान है। इसके अलावा भी इस मार्केट के अंदर 2 इंडिकेटर और ऐसे हैं कि जो इस्तेमाल किए जाते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन जानने के लिए, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा सर, ठीक एक है, तो आप क्वेश्चन कह है। रहे हैं कि कैसे भाई, आपने बात खत्म कर दी है? मैं स्टार्ट करूं? जी जी वकास भाई, आप करें, आप करें। अच्छा सर, आपने अभी ये जो इसकी सेटिंग को जब आपने चेंज किया है सर, ये 40-60 की है, तो आपने कहा सर एक दफा जब ये शेडेड एरिया के अंदर एंट्री मारे, मतलब 40 से ऊपर जाए आप बाय करें। फिर आपने हम्म। बताया सर जब ये 60 से ऊपर जाए आप बाय करें। तो सर जब 60 से ऊपर चला जाएगा, तो सर ये ओवरसोल्ड में नहीं आ जाएगा? मतलब सर वो तो काफी ज्यादा रिस्क में हम आ जाएंगे, मतलब हाँ, वहां पे ओवरबॉट सर में आ आपसे जाए। पहले भेजना चाहिए। हाँ नहीं, देखें, हमेशा कोशिश हमने ये करनी है कि 70 से अबव के आरएसआई पे हमने बेचना है। जैसे ये 60 से ऊपर निकलेगा, अगर हम यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ गौर करेंगे तो देखें यहाँ पे इसने बाई की कॉल जनरेट की है इस जगह के ऊपर। लेकिन उसमें क्या है कि उधर स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, कि भाई वहां पे अगर ये घूमता है खुदा ना खास्ता तो हमने निकलना है, वहां पे लेना रिस्क तो है, उसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप 60 के आरएसआई से जैसे ही ऊपर निकल रहा है फिर उसमें बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, तो वो रिस्की है। लेकिन वही स्टॉप लॉस को समझाने के लिए कि अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर हमने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और अगर हम 40 से नीचे पकड़ रहे हैं किसी चीज को तो उसके अंदर हमने रीबाय स्ट्रेटेजी लगानी है। और इसके अंदर सबसे कमाल की चीज क्या है इस बीच वाले से, इससे आपको साइडवेज के एरियाज दिखेंगे, यानी कि जहां जहां, जैसे मिसाल के तौर पे ये साइडवेज है, अगर आप गौर करेंगे तो ये भी इसी के अंदर बना है, यानी 40 टू 60 का जो एरिया है ये साइडवेज एरिया है। अगर कोई चीज अटक जाती है यहाँ पे तो ये ऊपर थोड़ा टाइम लगा सकती है।
ठीक है सर, लेकिन सर अभी अगर हम लोगों ने 40 के वर्क पे बाय किया, जब ये 40 से शेडेड एरिया के अंदर एंटर हो रहा था, तो तब ही फिर बाय करें जब ये शेडेड एरिया से 60 से ऊपर जाए, या मतलब अगर बीच में हमसे 40 वाला एरिया रह चुका है तो अभी ये फिर मतलब 60 से ऊपर जा रहा है तो फिर हम बाय ना करें, मतलब पहले हमने बाय नहीं किया हो, या कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं। अगर अगर काम करने वाले हैं, अगर एक्सपर्ट हैं और डिसीजन लेने में जल्दी करते हैं, तो वो तो बंदा कर सकता है। लेकिन अगर वो फैसला लेने में देर करता है या बहुत सोच विचार से करता है, तो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाती है वहां, क्योंकि जितनी देर में वो सोचेगा, निकलेगा, वो लॉस में आ जाएगा। जी सर, ठीक है। बेसिकली सर वो जो हमने 40 पे जब हम लोगों ने बाय किया होता है, वो यहाँ पे आके एवरेज हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट आ गया तो आ गया, नहीं तो बस क्या। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे वकास भाई ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो सेटिंग सर ने बताई है ना, ये शार्प ट्रेडर्स के लिए, ताकि वो दोनों साइड के ऊपर देख सके, क्योंकि शार्प ट्रेडर जो होता है ना, वो सेम डे के अंदर डिसीजन ले रहा होता है। तो 60 से लेके 70 तक भी प्राइस की अपॉर्चुनिटी तो होती है ना, क्योंकि यूजुअल ट्रेड्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम 70 का आरएसआई लगा रहे हैं, तो 60 से 70 के दरमियान का जो गैप है ना, बेसिकली ये वो अपॉर्चुनिटी पकड़ने की बात हो रही है यहाँ पे। मैं एक और जगह फिदा भाई पढ़ रहा था, मतलब एक एक और मैं कैंडल और वो देख रहा था, तो लोग उसको और एक्सपेंड कर देते हैं। आपने जैसे इसको कम किया है ना, लोग इसको 80 और 20 पे भी यूज करते हैं, कि जो बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं ना, कि वो 20 पे बाय करो और 80 पे निकलो। तो एक वो चीज भी है। तो अब मुझे जब आपने ये बताया ना, तो ये मुझे अब समझ में आ गया पूरा आरएसआई का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे क्या है। बेसिकली बिल्कुल। हमने सेंटर लाइन को देखना है। अगर हम इसको और प्रिसाइज करें, कि जैसे आपने कल भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी थी आरएसआई के अंदर, जैसे हम 50 पे ड्रॉ करते हैं, करेक्ट? तो 50 से ऊपर जब वो जंप लगाए, अगर हम कहें कि वो 60 के ऊपर के बजाय अगर हम 50 के ऊपर भी बाय करते हैं, ठीक है, और वो 60 के ऊपर जाए, तो फिर हम मोहतात हो सकते हैं निकलने के लिए। डिसीजन लेने में हमें थोड़ा सा टाइम और मिल रहा है। क्या कहते हैं आप, कि अगर हम इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ करें, जैसे आपने कल ड्रॉ करी थी एक हॉरिजॉन्टल लाइन 50 के ऊपर, लेट से, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर काफी इजीली, मतलब मेंटली तौर पे प्रिपेयर रह सकते हैं कि भाई यहाँ से हमने बाई किया और यहाँ से हमने निकल जाना। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, असल में कॉन्सेप्ट समझाना है आरएसआई का। ये तीनों सेटिंग्स लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को प्रॉपर तौर पे आरएसआई समझाया जा सके कि यार, ये जो इसका सेंटर पोजीशन है 40 टू 60 साइडवेज होता है, और जो असल में वही है, जो सेंटर में लाइन लगी है ना, असल में वही है कि यार, इससे ऊपर जो है यहाँ पे रिस्की है काम करना, इससे नीचे जो है वो रिस्क कम है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज और आरएसआई के हवाले से बताइएगा। जैसे ये कहते हैं कि इसका जो इंडेक्स का नाम है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के नाम से, कभी कभी ऐसा ये होता है कि हमारी जो प्राइसिंग होती है शेयर्स की, वो ज्यादा ड्रॉप होती है, लेकिन आपका जो इंडेक्स होता है वो इतना गिरता नहीं है। ठीक है, तो हम्म। आरएसआई के अंदर उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा होता है? जैसे अगर आप यहीं पे देखें, तो एक कैंडल जो ये बड़ी रेड ड्रॉ हुई है, जिसके नीचे कम वेग है, तो इतना ज्यादा आरएसआई ने ड्रॉप नहीं दिखाया जितना वो पॉइंट्स वहां पे ड्रॉ कर गई है। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, मतलब कि इंडेक्स में कितनी स्ट्रेंथ बाकी है? स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे बायर्स है या सेलर्स है? हम्म। तो ये जरा समझाइएगा, ताकि आरएसआई को हम लोग पूरी तरीके से पकड़ सके, क्योंकि मतलब ये जो लाइन हमें दिखा रही है कि ये नीचे गया और ऊपर गया है, ठीक है, ये हमारे इंडेक्स की जो कैंडल्स हैं उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो स्ट्रेंथ हम लोग किस साइड पे देख रहे हैं, कि बायर ज्यादा खड़ा हुआ या सेलर ज्यादा खड़ा हुआ? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसका? बिल्कुल। देखें, असल में ये जो आरएसआई है, ये आपका लाइन चार्ट ही है। अगर आप इंडेक्स को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एज इट इज उसी तरह, जहां पे वो वी बना रहा है, यहाँ पे नीचे भी वी बनेगा। ये बिल्कुल लाइन चार्ट जैसा है। लेकिन असल में क्या है कि इसको एक जगह पे कैद कर दिया है, यानी कि ये जो 0 से लेकर 100 तक की जो इसकी कैलकुलेशन है, इसको इस जगह पे बंद कर दिया। लेकिन ये लाइन जो है, ये बंद नहीं है। हालांकि जहां पे आप पीक देख रहे हैं ऊपर, वहीं पीक दिखेगी आपको नीचे भी। तो असल में ये जो लाइन चार्ट है, हम जो नीचे आरएसआई को देख रहे हैं, हम अपने स्क्रिप्ट का या इंडेक्स का समझे नीचे लाइन चार्ट देख रहे हैं। फिर क्या है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं। वैसे तो एमएसीडी के अंदर भी आपको आरएसआई बिल्ट इन है, जो उसमें 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट से नीचे ओवरसोल्ड एरिया है, 0 पॉइंट से ऊपर ओवरबॉट एरिया है। तो इस तरीके से हर इंडिकेटर के अंदर जितने भी नीचे लग रहे हैं, उन सब में तकरीबन आरएसआई बिल्ट इन है। लेकिन उसको समझना भी जरूरी है कि यार,
हम RSI को किस किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसके साथ एक लाइन और मिल जाती इस RSI के साथ, मतलब ये है कि अब ये V बना रहा है यार, यहाँ पे भी V बना रहा है, यहाँ पे भी V बना रहा है, यहाँ पे भी V बना रहा है, W बना रहा है, हम कहाँ पे बाय करें उसे? सिंगल लाइन को तो समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा होता, यानी कि ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर आती तो हम बाय कर लेते, या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता। तो स्टॉकेस्टिक RSI यही काम कर रहा होता है ना मेरे ख्याल से। तो नहीं, देखें, इसके लिए ज्यादातर जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है वो हमारे पास यहाँ पे कलिंगर होता है। कलिंगर एक ऐसा इंडिकेटर है कि जो सिर्फ कम्योडिटीज पे आप नहीं लगा सकते, बाकी तमाम चीजों के ऊपर वो लग सकता है। आपने ऐसे लगाना है नीचे। पहले तो ये पुराने वाले हैं, इसमें से मुझे बंद कर देना है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट में छोड़ देता हूँ ताकि हमारे लिए इसको समझना मजीद आसान हो जाए। फिर लगा लेंगे, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इसे, अब देखें हमने यहाँ से कैंडल में कन्वर्ट किया। अब नीचे अगर हम देखें ना कलिंगर, कलिंगर की हम सेटिंग को ओपन करते हैं यहाँ से। अब कलिंगर के अंदर इनपुट ऑप्शन नहीं है, मतलब वो जैसे सेटिंग पे लगा हुआ है ना, बस उसी सेटिंग के ऊपर काम करेगा। लेकिन इसके प्लॉट का कलर ब्लू है तो ठीक है, आप भी बाय का कलर आप ब्लू ही सोचते हैं, इसको बस थोड़ा सा थिक कर देंगे। नीचे जो है ये ग्रीन सिग्नल लाइन जो है, इसको हमने रेड कर देना है, क्योंकि हम नेगेटिव को रेड सोच रहे हैं, तो हमने इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे ये सीन देखें कि इसके अंदर नॉइज भी काफी कम हो गई। अगर आप गौर करेंगे तो RSI के अंदर नॉइज ज्यादा है, इसके अंदर वाजे तौर पे आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी खुसूसियत है, वो खुसूसियत क्या है कि जब इसको हम ओपन करेंगे, बड़ा करेंगे, तो हमें यहाँ ये पता चलेगा कि इसके अंदर भी वही 0 पॉइंट है। ये देख रहे हैं, ये 0 पॉइंट, इसके अंदर भी ये 0 पॉइंट है। इससे नीचे का एरिया ओवरसोल्ड है, इससे ऊपर का एरिया ओवरबॉट है। फिर ओवरबॉट के लेवल है जैसे कि 2, 4, 6, 8। लेकिन आपने गौर करना है प्रीवियस टॉप के ऊपर, जहां जहां से वो रेजिस्ट हुआ है पहले, यानी कि इसके अंदर भी जो हमारे पास टूल है, जैसे ये नीचे मेरे पास टूल लगे हुए हैं, ये देखिए मैंने बुकमार्क्स बना के यहाँ रखे हुए हैं, तो ये आसान हो जाता है, इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह आपने बुकमार्क्स बना के रखना है नीचे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन और ये तमाम चीजें ये आपने नीचे रखना है। अच्छा, ये बहुत आसान है, इसको कैसे समझेंगे कि जहां पे क्रॉस ओवर, अब इतने सारे वी बन रहे हैं RSI के अंदर, क्या हम हर वी के ऊपर बाय करेंगे? ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो वी बनेगा उससे आपको काफी अंदाजा होगा कि यार यहाँ से हमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे कल के MACD से, तो ये आपको काफी स्लो दिखेगा, क्योंकि वो बहुत तेज भी है और शार्प भी है। लेकिन आसान से अल्फाज के अंदर ये कहेंगे कि इसको समझना बहुत आसान है। अगर कोई कोई पोजीशन बनाने वाला बंदा इसके ऊपर काम करता है, तो आप इसको जरा सा देखेंगे कि पीछे जो इसने सिग्नल्स दिए हैं उसके ऊपर आपने किस तरह काम किया। इससे क्या होगा कि आप अगर जब इसको इस्तेमाल करेंगे, तो बिगिनर है उसको RSI में पता नहीं चलता मेरे को कहाँ पे बाय करना है, क्या करना है, तो उसमें ये आपकी मदद करेगा। क्या आप ऊपर देख रहे हैं? अच्छा, सेम है, अगर आप गौर करेंगे, बस तो थोड़ी बहुत इसमें नॉइस इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम दिखेगी आपको। इसी के साथ साथ हमारा जो आज का जो तीसरा इंडिकेटर है वो भी बहुत क्लास का है, उसको भी लगाकर देखेंगे आप तो वो बहुत कमाल काम करता है। फिर आपने खुद फैसला करना है कि यार मैंने इनमें से किसको चुनना है या किसको लगाना है। आप ये तीनों को नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी जो बेहतरीन इंडिकेटर है वो तो लगे हुए हैं, जैसे RSI हो गया कल जो हमने आपको लगवाए थे। लेकिन अब आप ज्यादा नीचे लगाएंगे इंडिकेटर तो आपको तो कैंडल ही नहीं दिखेंगी। तो अब ज्यादा से ज्यादा नीचे 2 इंडिकेटर लगाएं, बाकी जो कैंडल के ऊपर लग रहे हैं वो जितने आप चाहें उतने लगाएं। लेकिन जो कैंडल से नीचे लग रहे हैं वो आप 2 ही रखें, तो इसलिए क्योंकि आपको ऊपर कैंडल्स भी तो दिखे ना। अच्छा, अब इसके साथ हम लगा लेते हैं विलियम, WIL। अच्छा, इस विलियम अंकल के 3 इंडिकेटर हैं, इसमें से विलियम %R आपने इसे लगाना है। अब जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे, हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार बहुत सारे लोग इसे 20 to 80 शेडेड एरिया रख के काम करते हैं, तो इसमें बिल्ट इन है, इसमें शेडेड एरिया 20 to 80 ही है। अच्छा, इसमें क्या सीन है, इसमें नॉइस उससे ज्यादा है लेकिन ये थोड़ा सा तेज है उससे, बाय डिफॉल्ट ही हमने लगाया, कोई उसमें हमने छेड़छाड़ नहीं की। RSI की रीडिंग वो इसके अगेंस्ट है, मतलब इसका 20 ऊपर है ना तो उसका 70 ऊपर है, काम सेम कर रहा है, ओवर सोल्ड है और ओवर बॉट है। इससे ऊपर ये जो निकला है ये ओवर बॉट एरिया और ये ओवर सोल्ड एरिया नीचे वाला जितना भी है। अब इसको कंपेयर करें
कि यार अगर हम इन तीनों में से एक को फॉलो करना चाहते हैं तो वो कौन सा इंडिकेटर बन सकता है। सबसे पहले कॉल के ऊपर गौर करें, किसने जनरेट की। यहाँ पे ये कैंडल जो हमने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया, नीचे वीक बनेगी तो बाइंग प्रेशर होगा। अब वो बाइंग प्रेशर तो हो गया, अब यहां तक चला गया, अब वो बाइंग प्रेशर के अंदर अब सेलिंग प्रेशर आ गया। अब उसको देखें, जहां पे बाय की कॉल जनरेट हुई है, कौन से इंडिकेटर ने आपको पहले बाय की कॉल जनरेट की। ये देखें, यहाँ पे मैंने इस लाइन को रखा। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, एक तो ये प्रॉपर तौर पे ओवरसोल्ड हुआ ही नहीं, मतलब शेडेड एरिया से नीचे उतरा ही नहीं, ये प्रॉपर तौर पे शेडेड एरिया से नीचे उतरा। फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, इसने वी शेप बनाया। सेकंड ग्रीन कैंडल पे इसने शेडेड एरिया के अंदर एंट्री मार दी। तो ये हमने बहुत गौर करना है। अच्छा, इसको हम किसी स्क्रिप्ट पे लगाते हैं, मिसाल के तौर पे अब ये देखें, अब इसके अंदर हम इसे कंपेयर करके अगर देखें या इसको इसके बारे में सोचें तो हमें कैसे पता चलेगा। देखें, ये प्रॉपर तौर पे गया ओवरबॉट पे और वापस अभी शेडेड एरिया, यानी इसके हिसाब से सेल की कॉल है। प्रॉपर, अब उसमें देखें आरएसआई में कंफ्यूजन है अभी भी ना। है सर, मतलब हाँ, ना ही वो अभी ऊपर निकला है। जी। हाँ, अभी वो पहुंचा ही नहीं है, पहुंचेगा फिर वो निकलेगा, वो बहुत टाइम लगा देगा। अब उसने सीधा सीधा आपको बता दिया कि भाई ये वापस घूम गया है, वी शेप उल्टा वी बना दिया है और शेडेड एरिया के अंदर एंट्री मार दी इसने। तो लिहाजा हालांकि कैंडल इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, अगर आप कैंडल को कैलकुलेट करेंगे तो वो आधा % भी नेगेटिविटी उसने नहीं दिखाई। हम तो फिर भी 3% सोचते हैं यार, अगर 3% नेगेटिव होगा। अच्छा, जो बंदा डे पे बैठा है वो तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख के बैठा होगा कि भाई ये जब यहाँ निकलेगा तो मैं निकलूंगा। लेकिन ये आपको रिजेक्शन, जो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में कि रिजेक्शन एरिया कैसे दिखेगा, इधर देखें, ऐसे दिखेगा। और जैसे इसने आज की इस कैंडल के ऊपर दिखाया, ये रिजेक्शन एरिया को दिखाने में आपकी बड़ी मदद करता है, क्योंकि थोड़ा सा तेज काम करता है उसमें, और प्रॉपर ओवरसोल्ड होता है और प्रॉपर ओवरबॉट होता है। ये आरएसआई जाता ही नहीं है इतनी ऊपर तक। तो मतलब हर स्क्रिप्ट की अलग अलग चाल है ना, किसी का तो ज्यादा ऊपर ही घूम रहा होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, टीआरजी के केस के अंदर देखें, तो ये सेंटर में घूम रहा है। यानी कि अगर हम 40:60 वाला रेशो लगाते तो हमें पता ये चलता कि ये पूरा का पूरा साइडवेज बनाया हुआ है इसने, ऊपर से नीचे तक एक ही जगह पे मंडला रहा है, कहीं नहीं जा रहा। सर आपने विलियम की सेटिंग चेंज की है, ये बाय डिफॉल्ट है इसकी सर, ये विलियम परसेंटेज आर की? नहीं, बाय डिफॉल्ट है ना, 14 पे ही आता है ना ये। नहीं सर, ये 2080 आपने बताया, ये बाय डिफॉल्ट नहीं, ही वो आएगा? बाय डिफॉल्ट आता है, वो भी बाय डिफॉल्ट आता है 2080। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार विलियम के अंदर नॉइज भी ज्यादा है और बहुत सारे इसने इस तरह के वी और इस तरह के शेप, वैसे तो बहुत आसान है समझना उसको, बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन अगर हम इसको भी दो लाइन की तरह इस्तेमाल करें, यानी इसके साथ दूसरी लाइन हमें मिल जाए जो हमें क्रॉस ओवर जनरेट करके दिखाए। सर ये उल्टा नहीं है सर, 80 नीचे किया हुआ है इसने और 20 को ऊपर किया हुआ है। हाँ, उसकी अपनी मतलब रीडिंग है, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपनी रीडिंग कर रहा है, लेकिन एरिया सेम है, यानी कि ओवरबॉट ऊपर है और ओवरसोल्ड नीचे है। वो रीडिंग है आरएसआई, आरएसआई ने उल्टी रीडिंग की हुई है, आरएसआई ऊपर से शुरू हो रहा है नीचे की तरफ, यानी इसका 70 जो है ना वो ऊपर है, इसका जो है ना प्रॉपर तौर पे ऊपर से कैलकुलेशन नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन उस पर हमने इतना गौर नहीं करना, इसकी कैलकुलेशन के ऊपर कोई गौर नहीं करना। हाँ, अगर सेफ रहना चाहते हैं तो वही फार्मूला अपना है। लेकिन टूल्स की मदद भी इंडिकेटर्स के साथ जरूरी है। मिसाल के तौर पे इसके भी सेंटर में यहाँ पे एक लाइन लगाए, लेकिन ये आपको हर स्क्रिप्ट के अंदर इंडिविजुअली लगाने पड़ेगी, इसके अंदर वैसे तो नहीं आती है, आपको लगाना पड़ेगी। तो आपको ये आइडिया होगा कि यार मैं अगर इधर कहीं वी बन रहा है, इधर कहीं मैं ले रहा हूँ, या इधर डब्ल्यू बन के निकल रहा है, मैं इधर ले रहा हूँ, कहीं खरीद रहा हूँ, तो मेरे को भाई स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। नहीं तो जहां ऊपर उल्टा वी बने, एन बने, तो इंतजार ना करें, निकलने वाला काम करें। सर ये छोटे टाइम फ्रेम पे सर यूज कर सकते हैं, 15 पे, 30 पे, हाँ या हाँ, सिर्फ 1 बिल्कुल आवर? और बिल्कुल बिल्कुल, उसको लगा के वहां चेंज करके देखते हैं, देखे ना।
1 आवर पे लगाकर देखते हैं टीआरजी को कि आज 1 आवर में इसने क्या करवाया। अच्छा, ये मेरे पास सेशन ब्रेक्स लगे हुए हैं दोस्तों, ये लाइनें जो सेंटर में लगी हुई है, ये एक दिन से दूसरा दिन है। ये आपके पास कैसे आएगा? आपने सेटिंग को ओपन करना है। मैं इसके लिए मार्किंग भी कर देता हूँ, ये सेटिंग का बटन मैंने दबाया। जैसे मैं सेटिंग को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे हम स्केल के अंदर। स्केल के अंदर आने के बाद पहले तो आपने ये इन चीजों के ऊपर चेक लगाना है, बाय डिफॉल्ट आपके पास नहीं आएंगे। आपने इंडिकेटर, लास्ट लेवल, ये ऐसे नाम आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर जाना है सबसे लास्ट वाले के अंदर। फिर यहाँ पे सेशन ब्रेक है, सेशन ब्रेक के ऊपर आपने चेक लगाना। चेक नहीं होता वैसे, आपने यहाँ इसको लगाएंगे तो ये लाइनें आ जाएंगी। इसका मकसद क्या होता है कि एक दिन से दूसरे दिन का आपको पता चलेगा, जैसे ये एक दिन है या आज का दिन है, तो डे वाइज वो पार्टीशन बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपने उसको आवर पे, डे से छोटे टाइम फ्रेम पे लाएंगे, फिर सेशन ब्रेक्स ओपन होंगे। वैसे नहीं होंगे, आप अगर डे पे लगे हुए हैं और सेशन ब्रेक्स ओपन कर रहे हैं, वो नहीं होंगे। आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे लाएं, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, तो उसके ऊपर ये सेशन ब्रेक्स ओपन हो जाएंगे। आपने सबसे पहले तो इसे ओपन करना है और देखना है कि देखें ये जो आज की जो इसकी परफॉर्मेंस है, ये देख रहे हैं, ये लास्ट इसकी कैंडल जो एंड हुआ और ये आज की इसकी परफॉर्मेंस 9 बजे की पहली कैंडल, बस उसने वही ऊपर गया है। अच्छा, वो भी नीचे अगर आप गौर करेंगे ना बॉस, तो आपको बहुत आसानी के साथ पता चलेगा कि अगर आप आवरली ट्रेड कर रहे होते हैं तो बहुत सारे तो शार्ट भी कर चुके होंगे इसको। ये देखें, एक तो रिजेक्शन आ रही है प्रॉपर तौर पे ओवरबॉट है। ऐसी ओवरबॉट पोजीशन पे किसी को सामान दिख जाता है, वो कहाँ छोड़ता है अल्लाह का बंदा, 2 पैसे वो उसमें से ले लेता है। इसके लिए ये इसका हो सकता है कि यहाँ से बाउंस कर सकता है आवरली के ऊपर, लेकिन वो वाजे तौर पे देखें क्रॉस ओवर हुए हैं, आप देख रहे हैं, इसको देखें। अच्छा, इस केस के अंदर सबसे पहले किसने बताया हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर किसको दे सकते हैं? मेरे हिसाब से ये देखें, इस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कलिंगर ने देखें कितनी जबरदस्त जगह के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट किया, जबकि ना ही ये शेडेड एरिया के अंदर इंटर हुआ और ना ही ये शेडेड एरिया के अंदर इंटर हुआ। लेकिन यहाँ पे कलिंगर ने वाज़ेह तौर पे यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, इस रेड कैंडल पे आपको बता दिया कि भाई ये यहाँ क्रॉसओवर हो रहा है और यहाँ से नेगेटिव प्रेशर आ रहा है इसके अंदर। सर आरएसआई ने ही बता दिया था। नहीं, आरएसआई यहाँ पे शेडेड नहीं आया ना, शेडेड एरिया के अंदर यहाँ पे उसने एंट्री नहीं मारी। मैं एक मिनट कल से रख के दिखाता हूँ ना, देखो नीचे हो गया था उसका सर, मतलब वो ये लाइन नीचे की तरफ आ गई थी। हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी इसका आरएसआई यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 77 के ऊपर इस कैंडल पे मैं मार्किंग करता हूँ। देखिए इन फिगर्स के ऊपर भी नजर रखिएगा, जब मैं उसे वहां लेकर आऊंगा कल सर को, तो आप इसे देखिएगा कि देखिए इस कैंडल के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि विनर इस केस के अंदर कलिंगर है। यहाँ पे देखें इसका आरएसआई 77 है, नीचे उसे देखें 13 है, वो भी शेडेड एरिया के अंदर एंट्री नहीं हुआ क्योंकि 20 के बाद होगा। विलियम के भी नीचे रीडिंग देखें तो 13 के ऊपर है, अभी वो भी 20 में एंटर नहीं हुआ, लेकिन इसने वाज़ेह तौर पे यहाँ पे रेड लाइन को ऊपर करके क्रॉस ओवर जनरेट किया। अच्छा, इससे पहले वाली मूव ये देखें, ये वाली मूव ये इसने देखें कैसे एंजॉय कराई है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा करने के लिए हमें ये चीजों को रीड करना जरूरी है, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देखना, मुख्तलिफ तरीकों को, क्योंकि इसी तरह हमारा जहन चलना शुरू होगा। थोड़ा सा बैक लेके जाएंगे जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। बस बस। अच्छा, अगर हम देखें तो प्रॉपर तौर पे इसके अंदर जो इसका साइडवेज का एरिया देखें, कितना बड़ा साइडवेज इसने बनाया है आवरली के ऊपर। तो नीचे जाता है, बाउंस होता है, फिर टकराता है, फिर ऊपर की तरफ आता है। ये देखिए ना पूरा एरिया इसका एक साइडवेज जोन है, और निकला कहाँ ये, यहाँ निकला जाके इस जगह पे ऊपर, यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर प्रॉपर। अच्छा, उससे पहले लाइनें, अच्छा जहां पे लाइनें मिली हुई होंगी ना इंडिकेटर की,
तो आप ये सोचिएगा कि उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब इतनी जान नहीं है, साइडवेज है या कमजोर है या वीक ट्रेंड है। लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, जैसे हमने कल MACD पढ़ा या आज कलिंगर डबल लाइन इंडिकेटर हमने पढ़ा, तो अगर लाइनों के बीच में डिस्टेंस है, फासला है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। आप अगर अच्छा ज्यादा अगर दूर जाएंगे, ये जैसे इस जगह के ऊपर देखें कितना फासला बन गया दोनों लाइनों, ज्यादा फासले से भी ट्रेंड रिवर्स होने के साइन बन जाते हैं, वो भी जब ओवरबॉट में चला जाए। लेकिन फिदा भाई, अगर मैं कहूँ कि मैं किस तरीके से देख रहा हूँ उसको, तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि जो साइडवेज है उसके अंदर हम लोग को क्लिंगर यूज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्यों नहीं ये है कर? कि वो बहुत मतलब मैं जिस तरह देख रहा हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं सही देख रहा हूँ या नहीं। क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से जो क्रॉस ओवर्स हैं, या तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है और बहुत छोटे हैं और एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो उसके ऊपर डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आप कंपैरेटिवली देखें सेम साइडवेज के अंदर, तो RSI जो है वो प्रॉपर मूव करके गया है, और नीचे वाला जो विलियम आर है उसने तो खैर ऑसम काम किया है। अगर आप देखें प्रॉपरली, जो ऊपर के बीज हैं तो नीचे भी विलियम आर के अंदर भी बीज प्रॉपर बन रहे हैं और RSI में भी बन रहा है। हाउएवर जो क्लिंगर है वो बिल्कुल ब्लू लाइन और रेड लाइन जो है ना वो मिक्स करके चली है। तो अगर डिसीजन लेने वाली बात होगी इस दौरान में, क्योंकि जो प्राइस रिजेक्शन 72 और ये 79 का जो एरिया है, इसके अंदर तो काफी ज्यादा कमाई बन सकती थी, मतलब बंदा ट्रेड कर सकता था, ये काफी अच्छी ट्रेड दिखाएंगे इसमें। लेकिन बेस्ड ऑन कलिंगर हम लोग ये वाली ट्रेड्स नहीं ले सकेंगे, डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम होगा। क्या कहता है? लेकिन आप ये ब्लू और रेड दोनों मिक्स करके चले इन साइडवेज के अंदर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखिए ना, जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोग तेज सोचते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार वो डिसीजन नहीं कर पाते हैं कि यार ये वी बन रहे हैं, इसके अंदर सिंगल लाइन है, मैं इसमें कैसे डिसीजन लूंगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनसे इनके साथ भी एक और इंडिकेटर है कि जो बहुत कमाल काम करता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ये विलियम है, हम ये देख रहे हैं कि इन सब में तगड़ा इंडिकेटर विलियम है। विलियम बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। हाँ, साइडवेज के लिए। हाँ साइडवेज, मतलब साइडवेज में तो कोशिश करने हमने काम नहीं करना, क्योंकि वो एकुमुलेशन हो गई या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चेक करें, देखें ऐसे कि इसके साथ कौन सा ऐसा इंडिकेटर है कि जो बिल्कुल विलियम हो और काम जो है ना वो बहुत कमाल करता, वो कैसे करेगा। आज के हमारे पास ये 4 इंडिकेटर का टॉपिक था, तो चौथा भी यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि आसान हो जाए मामला। देखिए इंडिकेटर की कॉलम में जाएंगे, STO लिखेंगे, हमने ये लगा दिया। अब मैं अगर आपको आसान से अल्फाज में बोलूं दोस्तों, एक तो यहाँ मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ। वो सर कल वाले भी सेव कर देना, ये उसी पे काम करना उसमें चाहिए। लगे नहीं, उसमें लगे हुए इंडिकेटर लगी, आज का जो है ना उसको मैंने ये 777 के हवाले से वो कर दिया। अच्छा मैं इसे ऊपर के वाले को मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। अभी हम इन दोनों को देखते हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा काम करता है। अब इसमें सीन देखें आप, इसकी जो ये ब्लू लाइन है, स्टोकेस्टिक की जो ये ब्लू लाइन है, ये परसेंटेज की लाइन है। देख रहे हैं आप, ऊपर परसेंटेज को देखें और नीचे इसकी ब्लू लाइन देखें। मैं इसकी अगर एक लाइन बंद भी कर दूं, बहुत सारे इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मर्ज हुए हैं ऑटोमेटिकली। अब मैं देखें, मैं इसकी ये रेड वाली लाइन को मैं ऑफ कर देता हूं। अब आप देखें इसको, सेम है। अगर हम विलियम लगा रहे हैं तो विलियम एक बिगिनर के लिए ना बहुत तेज काम कर रहा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम स्टोकेस्टिक लगा रहे हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त किस्म से काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो लाइन है वो विलियम की ही लाइन है, और प्लस हमें एक लाइन और मिल जाती है जो हमें क्रॉस ओवर जनरेट करके दिखाती है। शेडिड एरिया सेम है 20 to 80 जैसे विलियम है। अगर हम इसके साथ रेड लाइन ओपन कर देते हैं, मैं यहां इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये देखें। अब ये प्रॉपर तौर पे क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा है, लेकिन नॉइज बहुत है।
सही है, काम कर सकता है बंदा, लेकिन काफी ज्यादा नॉइस है। आवरली के ऊपर तो सही नहीं बैठेगा ये मेरे ख्याल से। डे के लिए फिर भी सही होगा। लोग यूजुअली इसको स्टॉकेस्टिक आरएसआई जो यूज करते हैं वो डे पे यूज करते हैं, वो मैंने देखा है जो वैसे करते हैं। आवरली के ये ऊपर तो लेकिन साथ मिला के चल रहा है ना ये, और अब अलग हो गया। तो इसमें क्या है कि हाँ, इसमें क्या है कि इसमें आपको क्रॉसओवर दिखेगा। खाली सिंपल अगर आप विलियम लगा रहे हैं तो विलियम में आपको इतना आइडिया नहीं होगा। अगर हम स्टोकेस्टिक लगा लेंगे तो चले, एक एक्स्ट्रा चीज तो हमें साथ में मिल रही है ना, क्रॉसओवर तो मिल ही रहा है। हम्म। लेकिन अगर हम इसकी नॉइस को भी कम करने जाए, हम बोले कि यार हम इसकी नॉइस को कम कर दें, किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं और इसकी बेस्ट सेटिंग हम कहाँ पे ला सकते हैं। लेंथ वैसे बढ़ा तो कल देंगे का तब। अगर एमएस जी, अब देखें इसके इनपुट में आने के बाद हमने जो सेंटर में जो ये 1 है इसको हमने 3 कर दिया, डी को, और ओके कर दिया। अब देखें, अब नॉइस कम हो गई इसके अंदर, है ही नहीं। अच्छा, ऐसा ही कॉल जनरेट हो रही है कि जो आपको प्रॉपर तौर पे छत तक ले जाएगा और प्रॉपर कॉल, ये देखें यहां से ये स्टार्ट हुआ है इस जगह से, और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ बिल्कुल टॉप पे ले गया आपको। यहाँ पे इसने आपको एग्जिट करवाया इस जगह पे, बिल्कुल साइडवेज एरिया में। आपको बोला निकलो, अभी तो जब आपकी सपोर्ट टूटेगी तो टाइम बहुत लग जाएगा, जब तक तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। बाई भी अच्छा करवाया फिर नीचे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके तमाम सिग्नल्स बहुत क्लास के काम करते हैं। बहुत सारे लोग इसे लगाते हैं और वो अपने सर ये एमएससीबी के साथ सेटिंग जरा दोबारा कंपेयर दिखा करते दी हैं। सर, वो जी जी सेटिंग आपने की है। जी, डी को सिर्फ बस 3 एक चीज कर। को हमने किया, बस। डी को हाँ, थ्री जो वहां करें। पे ये जी, पहले इसको क्या 3 था कर दें। सर? 1 था, ठीक। बाय डिफॉल्ट 1 आता है, 14, 1 और 3। अब हमने इसको सिर्फ 3 कर देना है तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। और अगर और भी शौक है, जिसे कहते हैं ना कि अगर दिमाग तेज चल रहा है, तो फिर इस 14 को 5 कर दीजिएगा। अब देखें, अब ये सीन वाला ही तो चेंज हो बस गया। ऑफिस छोड़ के बंदा फिर जब स्क्रीन के सामने बैठेगा ना, सब कर दे ये वाला 5 वाला जो। तो ये आपने, जिस तरह हमने ये चीजें लगाई हैं, बताई हैं आपको, जब तक देखें हम लाख कोशिश करेंगे उस वक्त तक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको शौक है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक हमने चार्ट ही नहीं खोला होगा या उसको ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया होगा। तो ये 2 दिन आपके पास जो आगे आ रहे हैं ना, ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। पिछली वीडियोस को भी देखें आपकी क्लासेस की, और प्रैक्टिस भी करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कम से कम 20-30 स्क्रिप्ट रीड करें और ग्रुप में बताएं कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम फ्रेम पे। इस तरह उसको डिस्कस करें एक दूसरों के साथ। तो जो आपने कल बनाया सर था एक जैसे रिक्वेस्ट तो है। 5556, तो मैंने जी इसकी जी कॉपी बना के K999 के नाम से लगाया हुआ उधर, उस पर मैं काम कर रहा था दोपहर, तो उस पर प्रैक्टिस करने के लिए तो वो मैंने कर लिया था ऑलरेडी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि स्टॉकेस्टिक को आपने जो लेंथ को 5 करा है तो ये शार्प सेटिंग हो गई, और ये आवरली के लिए यूज होगा, डे के लिए फिर भी यूज नहीं होगा, करेक्ट? नहीं, डे के लिए होगा ना, ये बड़े शार्प सेटिंग बड़े टाइम फ्रेम के लिए। ये ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वीक के ऊपर, मंथ के ऊपर, क्यों? वहां पे टाइम फ्रेम बड़ा है। ओके। अब आप इसे देखें, अब इसे आप देखें मंथ के ऊपर देखें आप। अगर मंथ के ऊपर आप टीआरजी को देख रहे होते ना, यहाँ लोगों ने देखें, यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई, नीचे देखें। अच्छा, कैंडल अभी ग्रीन है, अभी जिसे कहते हैं बबल बन रहा है ऊपर का, बबल एरिया में ही उसने आपको एग्जिट करवा दिया। उसने बोला भाई बैठने का काम ही नहीं है यहाँ पे, ये पूरा एक ऊपर बबल एरिया बन रहा है, और निकले यहाँ से। देखें जी। सर मैं एक क्वेश्चन है मेरा, बल्कि रिक्वेस्ट है कि आज की जैसे ट्रेडिंग हुई है 2 बजे तक, तो वो राइजिंग था सारा इंडेक्स, उसके बाद वो डिक्लाइन उसका शुरू हुआ, तो वो उसका चार्ट हम इन जो 3-4 आपने इंडिकेटर समझाए हैं उनकी रोशनी में उसको हम देख सकते हैं जरा लर्निंग के लिए। जी जी बिल्कुल ना, ये हम 1 घंटा हमने पहले रखा है ये इंडिकेटर्स को समझने के लिए। तो जो जो 10 बजे से जो हमारा टाइम स्टार्ट होगा, उसके अंदर हमने ये स्क्रिप्ट और इंडेक्स और इसी चीजों को डिस्कस करना है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अगर इन इंडिकेटर्स के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है
तो फिर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं कह रहा था कि सर स्टॉकेस्टिक आरएसआई पे भी अगर आप बात कर लें तो अगर वो आज रखा है आपने उसमें नहीं, आज ये तो 4 इंडिकेटर हैं, आपने इन ओके 4 को पहले देखिए। एक तो हम एक ही दिन में सारे भी आपको बता सकते हैं, लेकिन उसमें मसला क्या होगा कि हजम नहीं होगा। वो बंदा जब तक उस पे एक पे प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको नहीं मजा आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी इंप्रूवमेंट है। अच्छा, क्योंकि वो आरएसआई से रिलेटेड था ना, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आज आरएसआई का कंप्लीट हो जाता तो अच्छा, वो प्रैक्टिस हो आपने जाएगी। चार्ट बनाया था बॉस, वो कौन सा था? उसमें ये लगा लेते ना स्टोकेस्टिक नीचे, तो आसान हो जाएगा। हमारा तो के मेरा ख्याल है कोई, मैंने K999 बनाया, वो यूनिटी होगा शायद, उसके अंदर काम कर रहा था मुझे। नहीं नहीं, हमारा वो क्या था, ट्रिपल क्या था, 5 फाइव क्या ऐसे कुछ था, 5556 555 6। जी। ये देखे ना, अब इसके अंदर हम इसको भी साथ में अगर लगा देते, वैसे तो हमने ये डिफॉल्ट भी लगाया है, MACD डिफॉल्ट वाले को काट के इसके साथ अब हम लगा लेते हैं स्टोकेस्टिक। और मेरा मशवरा ये है कि जो सेटिंग हमने वो बताई ना पहले आपको 14 वाली, उसके ऊपर पहले काम करें। वो बहुत जबरदस्त सेटिंग है और बहुत अच्छे ट्रेंड को एंजॉय कराती है। इसको 14 ही रहने देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसे ओके कर देते हैं और इसे हम हाथ के हाथ इसी में सेव कर देते हैं। अब देखें, अब ये हमारे पास जो ये सिस्टम लग गया, ये बहुत कमाल का काम कर रहा है। एक तो हमें हिस्टोग्राम भी मदद दे रहा है, फिर प्लस क्रॉस ओवर भी हो रहा है, और ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, इसमें ऊपर वाले मेरा ख्याल है सुपर ट्रेंड मिस है। जी मैंने वो आप जब आप KC100 लगाएंगे ना, इसके अंदर सुपर ट्रेंड आ जाएगा। हम्म, वन अब ये देखें, अब ये पूरा प्रॉपर तौर पे हमें ये तमाम चीजें दिखा रहा है कि यार कहाँ से रेजिस्ट हो रहा है। हमने देखें ये निशान पिछली क्लास के, ये लाइनें लगी हुई हैं, हम यही सोच रहे थे यहाँ से रेजिस्ट हो सकता है, एग्जैक्ट वहीं से रेजिस्ट हो रहा है वो, क्योंकि पूरा नीचे एक एरिया बना हुआ है उसके। ये जो रेजिस्टेंस हम लगा के गए थे, हम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली क्लास में लगा कर गए थे डबल GL की, लेकिन अगर जी हम देखेंगे तो आप वहीं से, हाँ वहीं से रेजिस्ट होता हुआ आपको दिखेगा। रिजेक्शन एरिया को देखना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है।